नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम भूगोल के प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। भूगोल के प्रश्न दोस्तों हम आज करेंगे और भूगोल में पृथ्वी के प्रश्न हम करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला आज का हमारा प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? तो सर्वप्रथम ये कहा है पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी का जलीय भाग 71% और स्थलीय भाग 29% है, यानी केवल 29% पर स्थलीय क्षेत्र है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो ये दोस्तों होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन होता है वार्षिक गति के कारण। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? तो ये दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी का 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरी करती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? तो ये होते हैं घूर्णन गति के कारण। जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, गोल जो घूमती है उसे जो है घूर्णन गति कहते हैं और इसी के कारण दिन और रात होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? तो ये बनते हैं दोस्तों परिक्रमण गति से। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी कितना समय लगता है? तो ये लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यानी 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पूरा करने में। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो इसे सौर वर्ष कहते हैं। एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को सौर वर्ष कहते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो ये 6 घंटे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, उसी हिसाब से हर वर्ष 6 घंटे बढ़ जाता है और 6 घंटे बढ़ने के कारण जो लीप ईयर होता है वो फरवरी उसमें 29 की हो जाती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी ग्रह के समान है? किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी शुक्र के समान है, यानी शुक्र और पृथ्वी की बनावट लगभग एक जैसी है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पानी की उपस्थिति के कारण। पानी की उपस्थिति के कारण यह नीली दिखाई देती है, तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ये दोस्तों है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी अंतरिक्ष स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों कहलाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहलाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं शांति सागर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को ये कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी के कारण चमकता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? तो ये दोस्तों होती है आपेक्षित
सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात ये होता है दोस्तों 11:5 होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों ये है टाइटेनियम की। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में टाइटेनियम की सबसे ज़्यादा मात्रा है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग दिखाई देता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एक घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो ये दोस्तों करता है 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिम्बनिट्स पर्वत। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं नील आर्मस्ट्रांग और सर एडविन एल्ड्रिन। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? तो सबसे पहले पाई थी 21 जुलाई 1969 को। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से आए थे? तो ये अपोलो 11 नामक यान से गए थे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। अगला दोस्तों हमारा 29 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के परिक्रमण की क्या दिशा क्या है? तो ये है पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर। अगला दोस्तों हमारा 30 नंबर का प्रश्न है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय। अब दोस्तों कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से करने वाले हैं। आप 4 ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेंगे और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। जैसे पहले नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन है आपके केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो सबसे ज़्यादा की यहाँ पर दोस्तों बात करी गई है, तो यहाँ पर केरल हमारा सही उत्तर हो जाता है। यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। केरल भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है और थोरियम की बात करें तो ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो सबसे ज़्यादा केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? 1, 2, 3, 4। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगी हुई हैं 3 देशों के साथ। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। पश्चिम बंगाल की 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूर्व में बंगाल, उत्तर में भूटान और उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ लगती हैं। तो 3 देशों के साथ सीमाएं लगती हैं पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, घास स्थल और उष्णकटिबंधीय वन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय वन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा, तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के पतनमटिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमाला पहाड़ पर स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर परिसर है। यह विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है।
और प्रतिवर्ष यहाँ लगभग 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हमारा हो जाएगा गुजरात, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात राज्य की सीमाएं सबसे लंबी तट रेखा सीमाएं हैं। राज्य की लगभग अगर हम बात करें तो ये 1214 यानी 1214 किलोमीटर की लंबी तटरेखा पश्चिम में अरब सागर से लगी हुई हैं। तटरेखा अब बात करें तटरेखा क्या होती है, तो तटरेखा उस रेखा को कहते हैं जहां भूमि पानी के एक बड़े हिस्से से मिलता है। और भारत में दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा की अगर बात की जाए तो वो आंध्र प्रदेश है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। तो ये दोस्तों है राजस्थान में। तो यहां पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, और इसका दोस्तों दूसरा नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी इसको हम जानते हैं। बेहतरीन पक्षियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का घर है। इस पार्क का नाम केवला मंदिर के नाम पर पड़ा है, जो इस अभयारण्य की सीमा के अंदर स्थित है। यह मंदिर राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्र भूमि और पक्षी अभयारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहारों में से एक है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों अब हमारा प्रश्न है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर गुल्म स्क्रब जंगल, बी ऑप्शन में मैनग्रोव, सी ऑप्शन में है पर्णपाती और डी ऑप्शन में टुंड्रा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है मैनग्रोव। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अब देखिए चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो ये दोस्तों स्थित है देहरादून में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 9 नंबर का अब हमारा प्रश्न है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तालाब और दलदल, झरना और नदी, तालाब और नदी, और डी ऑप्शन में है कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है तालाब और दलदल। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है और संभवतः आज का हमारा अगला आखिरी प्रश्न है। जी हाँ, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन, गुल्म वनस्पति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है और यह भारत और बांग्लादेश के विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।